हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद अभिषेक। गाइस, लेके आ गया हूं एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए फिजिक्स का एक और पार्ट 12। इससे पहले हमने पार्ट 11 तक कंप्लीट कर लिया है। इनकेस आपने किसी भी पार्ट को मिस किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जो कि है इन सभी के प्लेलिस्ट का। आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं। शुरू करेंगे वीडियो को, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिफेंस से रिलेटेड सभी एग्जाम्स की बेस्ट तरीके से तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा आप लोगों को। गाइस, अगर आप डिफेंस के एग्जामिनेशन लाइक एयरफोर्स, नेवी, एनडीए इन सभी के लिए तैयारी कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट्स लगाना चाहते हैं, बेस्ट तरीके का प्रैक्टिस सेट्स बेस्ट क्वेश्चंस के साथ, तो आप परीक्षा ऐप पे जा सकते हैं। परीक्षा ऐप पे चल रही है अभी सेल, जहां पे आपको 50% का ऑफ मिलेगा। यानी कि कोई भी प्रैक्टिस सेट आप लेंगे और अगर आप इस कोड को यानी AB Study 50 को डालेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर जाकर के चेक कर लेना, अच्छा लगे तो जरूर ले लेना। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के सवालों को। तो गाइस, अब तक हमने 200 नंबर तक कंप्लीट कर लिया था। इस पार्ट में हम 201 नंबर से शुरू करने जा रहे हैं। चलिए, सवाल क्या है आज का। हमारा सवाल है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल डज एन इलेक्ट्रिक मोटर वर्क। ओम का नियम, लेंज का नियम, फैराडे का नियम और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फैराडे के नियम। फैराडे के नियम पे और उसके अनुसार ही जो है विद्युत मोटर काम करती है, कार्य करती है। अकॉर्डिंग टू फैराडेज रूल डज द इलेक्ट्रिक मोटर वर्क। ठीक है, अगला सवाल, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है। विच मेटल इज कॉमनली यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तांबा, कोबाल्ट, लोहा और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोहा। लोहा का प्रयोग किया जाता है नॉर्मली अगर विद्युत चुंबक बनाना हो तो। इज कॉमनली यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है, लोहे का। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन ट्रांजिस्टर्स लाइक सेमीकंडक्टर्स। चांदी, ग्रेफाइट, जर्मेनियम और ये सभी। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जर्मेनियम। जर्मेनियम जो है ये एक धातु है जो कि अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। जर्मेनियम मेटल इज यूज्ड इन ट्रांजिस्टर्स लाइक सेमी कंडक्टर्स। किसकी तरह, सेमी कंडक्टर्स की तरह। अगला सवाल, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। हाउ इज हेवी वाटर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। शीतलक, नियंत्रक, मंदक, परिरक्षक। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मंदक। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का जो प्रयोग है वो मंदक के रूप में किया जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा आपको। गाइस, जो भी लोग बोल रहे थे कि जो अलग से जो कोर्स होगा यानी कि अच्छे तरीके से फिजिक्स को पढ़ाना और समझाना, वो कब से शुरू होने वाला है, तो गाइस आपको बता दूं बहुत जल्दी उसके लिए मैं अनाउंसमेंट करूंगा, तो थोड़ा आप लोग वेट कर लो। बाकी जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं उनको भी नोट करो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और हमेशा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि कब तक स्टार्ट होगा। साथ ही साथ नेवी AMR की जो क्रैश कोर्स होगी वो आप लोगों के लिए आएगी और बिल्कुल फ्री होगी, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। वैकेंसी आते ही मैं उसके बारे में भी अनाउंसमेंट कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्स किरणें। एक्स किरणों को जो है उत्पन्न करने के लिए कुलीज नलिका का प्रयोग किया जाता है। द कुलीज ट्यूब इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एक्सरेज। कौन सा, एक्सरेज। ठीक है, अगला सवाल, ट्रांजिस्टर के संविरचन में किस वस्तु का प्रयोग होता है। विच ऑब्जेक्ट इज यूज्ड इन फैब्रिकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। सिलिकॉन, रजत यानी कि चांदी जिसे हम बोलते हैं, एल्यूमिनियम, तांबा।
करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिलिकॉन। सिलिकॉन का जो है प्रयोग किया जाता है ट्रांजिस्टर के संविरचन में। किसमें? संविरचन में। सिलिकॉन ऑब्जेक्ट इज यूज्ड इन फैब्रिकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ओके, अगला सवाल, सिलिकॉन क्या है? व्हाट इज सिलिकॉन? इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन क्या होता है? ये एक सेमीकंडक्टर होता है। सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती? त्वचा, अस्थि, मांस और लकड़ी। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अस्थि। यानी जो हमारी बोन्स है उन्हें पार नहीं कर सकती हैं एक्स किरणें, यानी जो एक्सरेज हैं वो हमारी बोन्स को पार नहीं कर सकती हैं। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड द इन्वेंटर ऑफ माइक्रोफोन? स्टीफन हॉकिंग, गैलीलियो, ग्राहम बेल और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्राहम बेल। ग्राहम बेल को माइक्रोफोन का आविष्कारक माना जाता है। ग्राहम बेल इज कंसिडर एज द इन्वेंटर ऑफ माइक्रोफोन, याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम। अगला सवाल, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड टेलीविजन, यानी कि टीवी? जे.एल. वेयर्ड, जॉनसन, गैलीलियो और स्टीफन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जे.एल. वेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। जे.एल. वेयर्ड इन्वेंटेड टेलीविजन। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. वेयर्ड ने, याद रखिएगा। अगला सवाल, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया या फिर किसे माना जाता है टेलीस्कोप का आविष्कारक? हु इज कंसिडर्ड द इन्वेंटर ऑफ टेलीस्कोप? जॉनसन, रदरफोर्ड, गैलीलियो एंड न्यूटन। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गैलीलियो। गैलीलियो को टेलीस्कोप का आविष्कारक माना जाता है। गैलीलियो इज कंसिडर द इन्वेंटर ऑफ टेलीस्कोप। अगला सवाल, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर द इन्वेंटर ऑफ द लॉज ऑफ ग्रेविटी? न्यूटन, नील्स बोर, रदरफोर्ड, जे.एल. वियर्ड। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक न्यूटन को माना जाता है। न्यूटन इज कंसिडर एज द इन्वेंटर ऑफ द लॉज ऑफ ग्रेविटी। अगला सवाल, एक जूल में कितनी कैलोरीज होती हैं? हाउ मेनी कैलोरीज इन अ जूल? 0.25 कैलोरीज, 0.41 कैलोरीज, 0.24 कैलोरीज एंड 0.76 कैलोरीज। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0.24 कैलोरीज होती हैं एक जूल में। देयर आर 0.24 कैलोरीज इन अ जूल। एक जूल में कितनी कैलोरीज? 0.24 कैलोरीज। अगला सवाल, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? विच इज द इंस्ट्रूमेंट बाई विच साउंड वेव इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशियन? सोनार, अल्टीमीटर, रडार और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोनार। सोनार जो है इसका उपयोग किया जाता है समुद्रों की गहराई को मापने के लिए। याद रखिएगा, समुद्रों की गहराई को मापने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार इज द इंस्ट्रूमेंट बाय विच साउंड वेव इज यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशियन। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एकदिश धारा में परिवर्तित करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट? अल्टरनेटर, कंडेंसर, ट्रांसफार्मर और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसके लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अल्टरनेटर। अल्टरनेटर जो है ये एक यंत्र है जो कि प्रत्यावर्ती धारा को एकदिश धारा में परिवर्तित करता है। अल्टरनेटर इज अ डिवाइस विच इज कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट इन टू डायरेक्ट करंट, यानी कि एसी को डीसी में बदलता है, उसे बोलते हैं अल्टरनेटर। अगला सवाल, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? विच
साइक्लोट्रॉन इज यूज टू एक्सिलरेट? परमाणु, आयन, प्रोटॉन और ये सभी। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परमाणु। परमाणु को त्वरित करने के लिए साइक्लोट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज फिजिकल क्वांटिटीज? बल एवं दाब, भार एवं बल, आवेग एवं संवेग और कार्य एवं ऊर्जा। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बल एवं दाब। ये जो है, ये जो युग्म है, इन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। ठीक है, फोर्स एंड प्रेशर आर द पेयर्स विच डज नॉट हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज फिजिकल क्वांटिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 218 नंबर। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर पहले जितना होगा, थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर आएगा, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थोड़ा ऊपर आएगा। एक नदी में जहाज चल रहा है, ठीक है, वो जब समुद्र में आता है तब उसका स्तर जो है वो थोड़ा ऊपर आएगा। A ship moving in a river comes into the sea, then the level of the ship will rise slightly. अगला सवाल, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा, बाद में घटेगा, घटेगा और उतना ही रहेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उतना ही रहेगा। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूरे तरीके से पिघल जाएगी तो भी बीकर का जो पानी का तल है उतना ही रहेगा। आइस इज फ्लोटिंग ऑन वाटर इन अ बीकर। व्हेन द आइस मेल्ट्स कंप्लीटली द वाटर लेवल इन द बीकर रिमेन्स द सेम। अगला सवाल, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, पानी गर्म करने पर फैलता है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज्यादा होता है और पानी जमने पर फैलता है। करेक्ट आंसर इसके लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पानी जमने पर फैलता है। इसी वजह से जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। ठीक है, व्हेन अ बॉटल इज फिल्ड विद वाटर एंड अलाउड टू फ्रीज, द बॉटल ब्रेक्स बिकॉज वाटर एक्सपेंड्स ऑन फ्रीजिंग। याद रखिएगा, पानी जमने पर फैलता है। तो ये आज के हमारे 20 क्वेश्चंस थे फिजिक्स के। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इंस्टा आईडी, टेलीग्राम आईडी आपकी स्क्रीन पर है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, जरूर जाकर के चेक करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।